आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक में क्या था, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends on the following factor. पहला क्या था, पहला लेंथ था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड था नेचर ऑफ द मटेरियल। फोर्थ था टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यही 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम बताए थे, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होते जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होते जाएगा। और जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम उसका एरिया होगा। अगर हम इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो जो आर होता है वो L/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। फिर इसका प्रोपोर्शनलिटी हटा देने पर जो R का वैल्यू होता है वो रो L/A होता है। यहाँ पे जो रो है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, समझे ना। अब रेजिस्टिविटी पे आता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मटेरियल ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स। रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिस पे कि जो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे कि जो R है, R इक्वल टू रो L/A है ना, तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, RA/L। यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है जिससे कि उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस डिपेंड करे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है कि नहीं रेजिस्टिविटी के। तो इसी से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल का जो कि रेजिस्टेंस सब्सटेंस के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए होता है वो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो एल होता है वो लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, समझे ना। और एक और पॉइंट भी बताए थे, जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, बताए थे ना। और इसका प्रूफ भी कराए थे, इसका प्रूफ जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो क्या था, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ L है और उसका रेडियस R है। ठीक है, जिसका लेंथ L है और इसका जो रेडियस है वो R है। तो यहाँ से इसका हम एरिया क्या निकालते हैं, πr² होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू रो L/A। ऊपर वाले फॉर्मूला से आया था ना, R इक्वल टू रो L/A यहाँ से।
तो यहाँ से हम ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ आर का वैल्यू क्या होगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो लेंथ होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, समझ में आया ना। और एक बताए थे, अगर ये वाला वायर का रेडियस r है, फिर बाद में इसका जो रेडियस है वो 2r कर दिए, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम बताए थे आर न्यू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r का होल स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से जो 1/4r² होगा, फिर इसको हम 1/4 इंटू 1/r² लिखते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग न्यू रेजिस्टेंस क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आर रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 तो होगा ही, 1/r² को r लिख सकते हैं ना, r/4। यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम होगा। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका जो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब कुछ नोट बताए थे, जो रेजिस्टिविटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या रेजिस्टिविटी क्या डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल डिफाइन करता है, जो कि उससे साबित होता है कि जो उसका डायमेंशन है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो जो रेजिस्टिविटी होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशन होता है। ठीक है, पहला नोट था। दूसरा नोट क्या था, बोथ द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। Generally, for metals and alloy, resistivity as well as resistance increase with increasing temperature। जो रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है। फोर्थ पॉइंट क्या था, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज really at a high temperature, so these are commonly used heating device like iron, geyser, heater, toaster। फोर्थ पॉइंट क्या था, जो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है अदर मेटल्स के मुकाबले। जो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है वो उतना जल्दी बर्न नहीं करता जितना कि मेटल सब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए उसको एलॉय को वो हीटिंग मटेरियल लाइक आयरन, गीजर एक्सेट्रा इस सब में यूज होता है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया था, कंपोजिशन ऑफ एलॉय बताए थे। पहला था मैग्नीन, दूसरा था कॉन्स्टेंटन और थर्ड था यूरेका। इसका कंपोजिशन बताया था, मैग्नीन का क्या था, कॉपर था 83%, फिर उसके बाद मैग्नीज था 13% और निकेल था 14%। ठीक है, और कॉन्स्टेंटन में क्या था, कॉपर था 60% और निकल था 40%। ठीक है, और सिक्स पॉइंट में क्या था, जो टंगस्टन इज यूज्ड मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन अकाउंट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन वो यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में, फिलामेंट ऑफ बल्ब।
कि इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई टेम्परेचर, जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इंसुलेटर है वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। जो इंसुलेटर का जो वैल्यू होता है, रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक पढ़े थे। अब अगला लेक्चर मतलब कि जो आज का लेक्चर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस होगा। क्या चीज? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये वाला टॉपिक पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ा साइंस वाले को आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 10th में तो है ही, 12th में भी है। जितना वैल्यू 10th में है उतना ही वैल्यू इसका 12th में भी है। दोनों मतलब कि सेम ही है, सेम है। जितना 10th में पढ़ना है ना उतना ही 12th में पढ़ना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बस थोड़ा बहुत आगे नीचे होगा, बाकी सब यही है। 12 और 10 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जनरली जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 2 methods of joining the resistance together. ठीक है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। पहले डेफिनेशन लिखा जाता है, व्हेन 2 or more resistor are joined into in they are said to be joint resistance. When 2 or more resistors are joined into it, they are said to be joint resistance. यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर वो एक दूसरे के एंड के अक्रॉस ज्वाइन होता है, उसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब दिखाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे दिखता है। मतलब समझ में है ना। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर जो है, देखिए ये एक रजिस्टर है, फिर ये दूसरा रजिस्टर है। ठीक है। 2 से ज़्यादा रजिस्टर, एक और ले लेते हैं। क्या बोल रहा है? 2 और मोर रजिस्टर आर जॉइन इनटू, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर जो है वो एक दूसरे के एंड से जॉइन होता है, उसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। क्या बताए थे? जब 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर जो है वो एक दूसरे के एंड्स के अक्रॉस जॉइन हो, उसी को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R1, फिर इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। समझे ना सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर एक दूसरे के एंड्स के अक्रॉस ज्वाइन हो, उसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दे देते हैं। पहला पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन
इन सीरीज कॉम्बिनेशन current flow through the entire circuit is same। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो सेम रहता है, उस सर्किट में सेम रहता है। मतलब कि यहाँ से जो करंट दौड़ेगा, यहाँ से जो करंट आया वो यहाँ ये रजिस्टर और ये रजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होगा। ठीक है, मतलब कि इसका पाथ एक ही है ना, तो करंट तो सेम होगा ही। अब आता है दूसरा पॉइंट पे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across the series is different। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर रजिस्टर में वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अक्रॉस दिस सीरीज मतलब कि अक्रॉस ऑल द रजिस्टर भी बोल सकते हैं, अक्रॉस ऑल द रजिस्टर भी लिख देता है, ऑल द रजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपना V1 होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। मतलब कि हर रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल होगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सीरीज combination of resistor is equal to the sum of potential difference in each resistor। तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हर रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर के सम का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे जो V का वैल्यू है, V का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वो एक रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस प्लस तीसरा रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। यानी कि जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखिए पहले देखिए यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होगा, यहाँ पे भी जो करंट है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम करंट रहेगा, यहाँ पे भी वही सेम करंट रहेगा। करंट आया यहाँ से गुजरा, करंट आया और वापस से चले गया। ठीक है, तो करंट तो सेम होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे डिराइव करते हैं इसको। VR इक्विवेलेंट बोल सकते हैं ना, मतलब कि नेट रेजिस्टेंस बोलेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट पोटेंशियल तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम बताए थे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इक्वल टू IR होता है ना, B इक्वल टू IR। अब यही सारा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का क्या वैल्यू आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 इक्वल टू I इंटू R1, रेजिस्टेंस R1 का वही है
प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। देखिए कैसे आया। पहला रेजिस्टेंस का हम लोग क्या निकालेंगे, वी वन इक्वल टू आई इंटू आर वन होगा ना। वी वन यहाँ का पोटेंशियल है, ठीक है। तो आई इंटू आर वन करंट तो सेम होगा, रेजिस्टेंस आर वन का आर वन है, और वी टू पोटेंशियल वी टू, रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल वी टू है, तो वी टू इक्वल टू आई इंटू आर टू होगा। तो और सेम ही जो वी थ्री होगा वो आई इंटू आर थ्री होगा ना, वही हम कर दिए। यहाँ पे करंट सेम है तो करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आया। ये रहा आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आर इक्विवेलेंट कैसे आया। देखिए फिर से बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लो थ्रू द इंटायर सर्किट इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज डिफरेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर रजिस्टर का वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर, यानी कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो जो भी होगा वो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा ना। यहाँ पे बताया था बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर होता है। तो वही हम लोग जो ओम्स लॉ है वही हम उसी में ही हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बी आर इक्विवेलेंट आई इंटू आर इक्विवेलेंट होता है, होगा ना। और वी वन का क्या होगा, बी इक्वल टू आई इंटू आर वन होता है, और वी टू का क्या होगा, आई इंटू आर टू होगा ना। वी थ्री का क्या होगा, आई इंटू आर थ्री होगा। आई इंटू आर इक्विवेलेंट वी वन का आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। और यहाँ पे करंट सेम है तो करंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ना कैसे आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते सीरीज कॉम्बिनेशन के अबाउट। पहला नोट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन is greater than any individual resistance। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो बाकी के रेजिस्टेंस के मुकाबले ज़्यादा होगा। इसको एग्जांपल से बताते हैं। 3 रजिस्टर है, हर रजिस्टर का वैल्यू 1 ओम है, या फिर एक का रजिस्टर 1 ओम ले लिए, दूसरे का 2 ओम ले लिए, तीसरे का 3 ओम ले लिए, ठीक है। इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा ना। तो R1 का वैल्यू क्या है 1 ओम प्लस R2 का वैल्यू 2 ओम प्लस R3 का वैल्यू 3 ओम। तो 3 2 5 1 6 ओम आया ना। तो पहला क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो आर इक्विवेलेंट है वो बाकी के रेजिस्टेंस के मुकाबले ज़्यादा होगा, दिख रहा है ना। जो 6 ओम है वो तीनों रेजिस्टेंस के मुकाबले ज़्यादा है ना, वही पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ इन रेजिस्टेंस having each of resistance are
join in series, then the equivalent resistance is NR। मतलब अगर n रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस R है, वो सीरीज में ज्वाइन किया हुआ तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR होगा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। इसको भी एक एग्जांपल से बताते हैं। 5 रेजिस्टर है, 1 2 3 4 5, और हर एक का रेजिस्टेंस R, यानी कि R हम मान लिए हर एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ना। तो देखिए R1 क्या है, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम। R1 R2 R3 प्लस R4 प्लस R5 किया ना, तो कितना है, 2 6 8 10, तो 10 ओम आया ना। अब यही इसका शॉर्टकट आ गया। इतना क्या करना है, शॉर्टकट आजमाता है। यहाँ पे NR है, सेम याद रखिएगा, ये जो कंडीशन वो तभी वैलिड है जब हर एक का रेजिस्टेंस सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर कितना है, 1 2 3 4 5 है ना। और रुकिए, R इक्विवेलेंट लिख देते हैं। R इक्विवेलेंट n नंबर ऑफ रजिस्टर कितना है, 5 है ना, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो 5 × 2 10 हो। वही आया ना जो ये आया। ये स्मार्ट वर्क हुआ, ये हार्ड वर्क हुआ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में आता है। रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस of a circuit is to be increased। देखिए, अगर हम लोग को जो नेट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि रेट रेजिस्टेंस या फिर बोले R इक्विवेलेंट, यानी कि अगर हम लोग को किसी का अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है ना, तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यही करेंगे, जो रजिस्टर है उसको हम लोग सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, सीरीज में लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, उसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, समझे ना। ऊपर में देखिए था पहला पॉइंट में, 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बता था ना, जो 6 ओम है बाकी के रेजिस्टर से ज़्यादा है ना, तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज किया। ठीक है, वही ये कह रहा है कि यानी कि अगर हम लोग को किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है ना, तो सीधा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल देंगे। ठीक है, अगर हम अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, पहले उसके बारे में लिखते हैं। 2 और मोर रेसिस्टर्स आर said to be joined in parallel if one end of all resistors connected to one point and the other end of the
resistor are connected to another point। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, टू और मोर रेसिस्टर आर सेड टू बी ज्वाइंट इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ऑल रेसिस्टर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर तभी पैरेलल में आएगा जब उस रेजिस्टर का एक एंड एक पॉइंट में जुड़ा हो और दूसरा पॉइंट दूसरे एंड से जुड़ा हो। यानी कि देखिए कैसे होता है, पहला रेजिस्टर है, दूसरा भी रेजिस्टर है, तीसरा भी रेजिस्टर है, तीन रेजिस्टर है। क्या बोल रहा है, टू और मोर रेजिस्टर सेट टू बी ज्वाइंट इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, वन एंड वन पॉइंट पे कनेक्टेड हो और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड हो। ठीक है, उसी को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। एक मिनट, यहाँ पे पहले सर्किट बना लेते हैं पूरा, तब करंट निकालेंगे। करंट निकाल लेते हैं, पोटेंशियल भी है, यहाँ से करंट निकला I, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये R1 R2 R3 है। यहाँ पे करंट I आया, यहाँ पे जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीन रास्ता में, जो कि पहला में I1 जाएगा, दूसरा में I2 जाएगा, तीसरा में I3 जाएगा। यहाँ से पास होते होते वापस एक करंट बन जाता है I और वापस नेगेटिव टर्मिनल में चल जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक रेजिस्टर में वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ का भी पोटेंशियल होगा, एज वेल एज R2 और R3 का पोटेंशियल जो यहाँ का है वही यहाँ पे भी सेम होगा। मतलब कि जो पोटेंशियल ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में है, वही सेम होगा ये और ये के बीच में और ये के बीच में। ठीक है, ऐसे कि नहीं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो, या अगर यहाँ दोनों एंड्स का पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए तो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R2 और R3 के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल होगा, यानी कि तीनों का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। समझे ना, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर करंट across each resistor is different। साफ दिख रहा है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट का फ्लो है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे एक करंट है, यहाँ इस पॉइंट ए पे आके ये तीन करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 I2 I3। फिर इस पॉइंट पे आते आते जो I1 I2 I3 है वो सब
मिक्स हो जाएगा, मिक्स होके करंट टाइप बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसको करंट टाइप बोलते हैं। हायर स्टैंडर्ड में ऐसी करंट लिखता है, ऐसी करंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो उसका जो करंट होता है वो डिफरेंट करता है। यानी कि इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो आई होता है, जो आई होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करेंगे तो ये करंट आई होगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या होगा, I इक्वल टू V/R होगा ना। तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो I क्या ये तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ पे V कॉमन है तो एक जगह पे V ले लेते हैं, V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V कैंसिल, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वो जो 1/R इक्विवेलेंट है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे आया, समझ में आया ना, कैसे आया। पहला पॉइंट क्या कहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ेगा मतलब कि पड़ेगा आगे जाके, वही जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना तो वही कैंसिल आउट करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर अक्रॉस और करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग रहता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ना। तो इससे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के मुताबिक B इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R होता है। और यहाँ से पहला पॉइंट लेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। यानी कि जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। ठीक है, तो V/R इक्विवेलेंट V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, तो यहाँ पे V होगा, तो V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कॉमन ले लिए, यहाँ से V कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया ना। तो यहाँ से हम लोग एक मॉडिफाई कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू LCM लेंगे R1 R2 R3। तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 है ना, तो यहाँ पे R2 प्लस R3, यहाँ पे R2 है ना, LCM लेने पर तो यहाँ पे R1 R2 इंटू R3 होगा, सॉरी R1 इंटू R3 प्लस यहाँ पे R3 है तो R1 इंटू R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ये याद कर सकते हैं या फिर ये भी सही रहेगा, ये भी या फिर ये। समझ में आया ना कैसे आया। यहाँ R1 R2 R3 का एलसीएम ले लिए तो इस तरफ क्या आएगा, R2 इंटू R3 आएगा, तो इस तरफ आएगा R1 इंटू R3 और इस तरफ आएगा R1 इंटू R2 और 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अबाउट, उसको हम लोग पढ़ते हैं। नोट, दी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल combination is lesser than any individual
रेजिस्टेंस यूज्ड इन दी सर्किट। पहला नोट क्या कह रहा है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अबाउट, वो दूसरे रेजिस्टेंस के मुकाबले कम होगा। अब कैसे कम होगा बताते हैं एग्जाम्पल से। दो रेजिस्टर ले लेते हैं, दो रेजिस्टर ले लिए। अब हमको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। इसका मान लेते 2 ओम, इसका मान लेते 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, या फिर यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहाँ पे R1 क्या है, 2 ओम है ना, तो 1/2 प्लस R2 क्या है, 1/1। 1/R इक्विवेलेंट एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 2। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2/3। यानी कि इसको हम लोग अगर देखा जाए तो ये जो 2/3 है वो लेस देन 1 है ना। यानी कि इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकलेगा, यानी जो R इक्विवेलेंट है ना वो बाकी के रेजिस्टेंस से कम होगा, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 2 ओम और 1 ओम है ना, और इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा ना वो बाकी 2 रेजिस्टर से कम आएगा। यहाँ पे सबसे कम 1 ओम है ना, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट आया 2/3 जो कि 1 से कम है। यानी कि अगर हम लोग किसी डिवाइस में अगर रेजिस्टेंस कम लेना है ना, तो हम लोग सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में आता है, इफ n resistor each of resistance are each joined in parallel, then the equivalent resistance of the combination is given by R equivalent equal to R/N। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, जो अगर कोई n रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है वो पैरेलल में ज्वाइन रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N होगा। मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा, ऐसी करते करते n टाइम्स। सबका रेजिस्टेंस R है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 1/R। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, सबका सेम है, R है ना, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू n टाइम्स है ना, तो n/R, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N। ठीक है, समझ में आया ना। इसको एग्जांपल से लेते हैं। ये 3 रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस 3 ओम, तो इसका 1/R इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो सॉल्व करेंगे तो 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 इक्वल टू 1 ओम।
तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया 1 ओम। अब शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे आर बाई एन का, अल्टरनेट। आर इक्विवेलेंट क्या होता है आर बाई एन, आर बाई एन होता है ना। तो यहाँ से आर क्या है 3 है, और कितना बार है, कितना रेजिस्टेंस है 3, और 3 बार है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम। समझ में आया ये कैसे आया? ये शॉर्टकट होगा, मतलब कि अगर क्रॉस चेक करना है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में तो टाइम कम रहता है ना, क्रॉस चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात है थर्ड पॉइंट पे, रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन parallel if the effective resistance of a circuit is to be decreased। वही है, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कम हो जाएगा बाकी के रेजिस्टेंस के मुकाबले। एग्जांपल में बताए ही थे कैसे कम हो गया था। और लास्ट पॉइंट है इफ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो इससे हम लोग तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इफ टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, ये सब कैप्सूल है जो बोर्ड एग्जाम में काम देगा टाइम बचाने में। टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइम अगर आपको आता है सारा क्वेश्चन और आपके पास टाइम नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए टाइम बचाना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो क्या है, इफ टू रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसका एलसीएम लेंगे R1 R2, यहाँ पे क्या आएगा R2 प्लस R1। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आ गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। समझ में आया ना कैसे आया? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। यहाँ से एक समरी बता देते हैं, जो समझ लीजिए कि मेन 2 ही है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन जिसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे प्लस RN, यहाँ प्लस 1 बाई RN। ठीक है, और क्या होता है हाँ, अगर n रेसिस्टर है तो सीरीज का क्या होगा NR, और पैरेलल का क्या होगा R बाई N। ठीक है, और जो नेट रेसिस्टेंस होता है सीरीज में वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बाकी के रेजिस्टर के मुकाबले इंक्रीज करता है, और पैरेलल में डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ 2 रेजिस्टेंस, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज में R1 प्लस R2, और वही पैरेलल में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या बोल सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो जनरली छोटा होगा, उसका आगे वाला लेक्चर भी छोटा होगा। मतलब समझिए कि यहाँ पे अगला जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक होगा, सेकेंड लास्ट टॉपिक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नोट्स लिंक दे देंगे, नोट्स का लिंक दे देंगे। मैं जनरली समझिए कि अगर अच्छा नोट्स बनाना है ना तो साथ में लेके चलिए। वो नोट्स हम प्रोवाइड इसलिए कर देते हैं कि देख सके कि क्या क्या टॉपिक है, मतलब कि किसी किसी को काम होगा तो बाद में वो सब नोट्स को फेयर कर सकता है। लेकिन अच्छा नोट्स वही होगा जो क्लास के दौरान नोट किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो है ना वो हम एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, जैसे बताए ही है एमीटर है, वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर बाद सब बताते रहते हैं, तो आप लोग उसको नोट करते हैं। वहाँ और जो लिंक देते हैं वहाँ पे सिर्फ बोर्ड के टॉपिक का ही है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं जिससे कि आपको आगे जाके काम दे देगा जो लोग साइंस लेंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि नोट्स अपने खुद बनाएं। ठीक है, थैंक यू।